हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन मिटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रेस्पेक्टिवली आर। समसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रीय विभाजन की क्रमशः संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा ए। समसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रीय विभाजन की संख्या एक होती है, जिसके फलस्वरूप दो पूर्ण रूप से समान कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्रीय विभाजन को परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं और समसूत्रीय विभाजन के लिए माइटोसिस शब्द का प्रयोग 1882 में फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। माइटोसिस का अर्थ है धागे की तरह निर्माण, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया। तो इसका आंसर है ए, स्लाइडेन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स अकर इन। जंपिंग जीन होते हैं, तो इसका आंसर है सी, यूकैरियोट्स ओनली। जंपिंग जीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जिसको बारबरो मैंकेलटॉन्ग ने सन 1940 में जंपिंग जीन की खोज की। ये डीएनए अणुओं के ऐसे खंड हैं जो डीएनए अणु में एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं। इसका आंसर है ए, सेल यानी कि कोशिका। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकंजे ने दिया था। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये शब्द किसने दिया था। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट और नॉर ए यूकैरियोट। निम्नलिखित में से कौन सा न तो एक यूकैरियोटिक है और न ही एक प्रोकैरियोटिक है। तो इसका आंसर होगा बी, TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस। आप जानते हैं कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। यह निर्जीव की तरह बिहेव करता है, परंतु सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर उसमें रोग उत्पन्न कर देता है और अपना पोषण प्राप्त करने की क्षमता रखता है। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज फॉर्म्ड बाय। सुकेंद्रीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है, तो इसका आंसर है ए, प्रोटीन फिलामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय। प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया। तो इसका आंसर होगा बी, JQ प्लावे। JQ प्लावे द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, रॉबर्टसन, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरेला। क्लोरेला एक यूकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि क्लोरेला एक हरा शैवाल है जो खाने में प्रयोग होता है और इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नॉस्टॉक, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस टेकन प्लेस एट। प्रोटीन और RNA संश्लेषण किस अवस्था में होता है। तो आप इसका आंसर है ए, G1 फेज में। इंटरफेज अवस्था में कोशिका चक्र निम्न प्रकार से होता है। G1 फेज में होता है प्रोटीन और RNA का संश्लेषण। S फेज में होता है DNA और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। G2 फेज में होता है सूत्रीय विभाजन की तैयारी और M फेज में होता है सूत्रीय विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शन यूनिट इन ए ग्लोजी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक ग्लोजी परिसर में क्रियागत इकाई है। तो इसका आंसर होगा ए, सिस्टर्नी। ग्लोजी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। ग्लोजी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स वेसिकल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स। दीज आर कॉल्ड। आंतरिक सूत्रकणिका कलावलन बनाती हैं, ये कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्रिस्टी। आंतरिक सूत्रकणिका कलावलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो उसके अंदर बाहरी व भीतरी दो झिल्लियाँ होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, इस टाइप की संरचना होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम की संरचना होती है, तो आप जानते हैं कि RNA और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बनता है। तो इसका आंसर होगा बी, इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी और राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये अंतःपरद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक एवं केंद्रक में भी पाए जाते हैं। इन म्यूटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस एट। अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। तो इसका आंसर होगा बी, जाइगोट 3 अवस्था में।
अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का जोड़ा प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था में बनता है। इस अवस्था में होमोलोगस स्पेयर का बाइवेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है बी, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने केंद्रक की खोज 1931 में आर्किड की जड़ की कोशिका में की थी। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मिटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी। सूत्रीय विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, प्रोफेज। सूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं क्योंकि उस समय क्रोमोसोम उलझे हुए धागे के समान होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस की सबसे लंबी स्टेज होती है और इसमें 3 प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं: गुणसूत्रों का संघनन, न्यूक्लियस का विघटन और विभाजन तर्कों का निर्माण। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। तो इसका आंसर है ए, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं और पादप कोशिका को ढकने वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। जंतु कोशिका को ढकने वाली झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ द फेजेस। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस अवस्था में तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, मेटाफेज। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रवस्था में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोजाइम्स इज फाउंड इन। लाइसोजाइम पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा, ये सभी में पाया जाता है, टीयर में यानी कि आंसू में, स्वेट यानी कि पसीने में, सलाइवा यानी कि लार में। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। लाइसोजाइम मुख्यतः आंसू, पसीने में, लार तीनों में पाया जाता है। यह एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सभी जनन कोशिकाओं में यानी कि सभी रिप्रोडक्टिव सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। फार्मर एवं मूरे ने 1905 में मियोसिस की खोज की थी। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन सम्मिलित होते हैं। लाइसोसोम हैव हाई सोल्टेंट्स ऑफ। लाइसोसोम में अधिक मात्रा होती है। तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। डीएनए लाइगेज न्यूक्लियोपेप्टाइड को जोड़ने के लिए वर्क करता है। पॉलीराइबोसोम, जब कई राइबोसोम एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं। लाइपेज, लिपिड को तोड़ने के लिए यूज होता है। प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए यूज होता है। ये एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। तो इसका आंसर होगा डी, ग्लोजी बॉडी यानी कि ग्लोजी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस। डज सिनेप्सिस टेक प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? तो इसका आंसर होगा सी, जाइगोटीन। अर्धसूत्री विभाजन की जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस की क्रिया पाई जाती है। इस प्रक्रिया में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जुड़कर सिनेप्सिस की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। F1 कण पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक इस तरह की संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, डबल लेयर संरचना, और उसमें इस तरह के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो उसमें यहाँ पर लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से एफ कण। इस पर छोटे छोटे से एफ कण लगे हुए होते हैं जिनको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये 7 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई के टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं। प्रत्येक F1 कण 3 भागों में बटा होता है, बेस, स्टाल्क और हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइडेड इनटू 2। किस चरण में एक सेंट्रोमियर 2 में विभाजित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में एक सेंट्रोमियर 2 में विभाजित हो जाता है और इस अवस्था में समजात गुणसूत्र 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, परंतु एक दूसरे गुणसूत्र का कुछ भाग भी बदल लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है ऐसा, और इस अवस्था में गुणसूत्र के 2 गुणसूत्र हो जाते हैं जो एक गुणसूत्र केंद्र से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर साइट्स फॉर। राइबोसोम केंद्र हैं। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन सिंथेसिस के। ये प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं और इनका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। इसकी खोज सर्वप्रथम पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण नियंत्रित होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, सी एंड प्रोटीन यानी कि कैल्शियम और प्रोटीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा डी, ग्लोजी बॉडी यानी कि ग्लोजी काय से।
इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स तथा पॉलीसेकेराइड्स आदि पाए जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस इन, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर होगा बी, G1 फेज में। अंतरावस्था की घटना में G1, S, G2 तीन स्टेजेस होती हैं। G1 में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये 10 घंटे की अवधि में होती है। S में डीएनए का संश्लेषण होता है और ये 8 घंटे की होती है। G2 में जांच बिंदु की नियंत्रक प्रोटीन की वास्तविक विभाजन तथा समसूत्रण को प्रेरणा देता है। इसमें सबसे बड़ी अवस्था होती है G1, जिसे विविध अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो इसका आंसर होगा सी, एस फेज में। डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील कोशिका चक्र की एस फेज में होता है। एस अवस्था को डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। तो G1 अवस्था में आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था में विभाजन की तैयारी होती है और M अवस्था में कोशिका विभाजन होता है। इन्हें पुनः 5 चरणों में विभाजित करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थिर आरएनए होता है, तो इसका आंसर है ए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। एमआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिटोटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेजेस, अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज में 5 उपअवस्थाएं हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 5 सब स्टेजेस इज, इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, लेजा पिया डिस्को। तो यहाँ से ले से हो जाएगा लेप्टोटीन, यानी कि फर्स्ट स्टेज है हमारी लेप्टोटीन। जा से हो जाएगा जाइगोटीन, पिया से हो जाएगा पिकाइटीन, ले जा पिया डिस्को। डी से हो जाएगा डिप्लोटीन और डिस्को के किस में आ रहा है, डाइकाइनेसिस, यानी कि लास्ट स्टेज हो जाएगी हमारी डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्रण की प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ए, सेग्रीगेशन, बी संयोजन। जबकि ये सभी तीनों चीज़ें प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज, सिकुड़ी हुई रिक्तिका का प्रधान कार्य है, तो इसका आंसर होगा सी, ओस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है और इसके चारों ओर लचीली संघनन झिल्ली कंडेंसेशन मेम्ब्रेन का आवरण होता है और इस रिक्तिका का मुख्य कार्य ओस्मो रेगुलेशन होता है। यह जल की अनावश्यक मात्रा को बाहर निकालती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, तो इसका आंसर होगा ए, रेकॉन। बेंजर ने डीएनए को जीन के रूप में माना और इसे 3 भागों में बांटा। सिस्ट्रोन यह सबसे बड़ा भाग है और यह कार्य की इकाई कहलाता है, यूनिट ऑफ फंक्शन कहलाता है। रेकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कहलाता है और ये क्रॉसिंग ओवर करता है, यानी कि यह क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। म्यूटोन यह सबसे छोटा भाग है जो म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, बाइवेलेंट्स यानी कि युगली। आप जानते हैं कि अर्धसूत्रण में बाइवेलेंट बनते हैं जबकि समसूत्रण में ये नहीं बनते हैं। ये सभी वो क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी टीजीटी परीक्षा में आ चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।